चलिए। अच्छा एक बात बताओ, जो एनपीओ होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान है, मान लीजिए मिस्टर ए, और वो ना एक एनपीओ को डोनेशन दे रहा है बच्चे, लेकिन डोनेशन के पीछे पर्पस है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक डोनेशन। उसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बंदा ना कितने रुपए की डोनेशन दे रहा है बच्चे? 1 करोड़ की। एंड ही इज गिविंग द पर्पस। और पर्पस क्या है? वो कह रहे हैं कि आप ना इससे जी बिल्डिंग बनाइएगा। मान लो एक एनपीओ, एनपीओ क्या करते हैं? सीनियर सिटीजन का ना ये वो चलाता है, लाइक ऑल द सीनियर सिटीजन होम्स है, उनका मेडिकल का खर्चा है, सब चीजें। तो जो भी सीनियर सिटीजन है वो ओल्ड एज होम्स। ठीक है, तो मिस्टर ए ने कितने रुपए डोनेट करे बच्चे एनपीओ को? 1 करोड़। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इसका एक पर्पस है, और पर्पस क्या है बच्चे? से 1 करोड़ का बिल्डिंग बनानी। ठीक है, थोड़ा सा इलाबोरेटेड लिख लेते हैं। टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये एनपीओ इस 1 करोड़ का क्या दवाइयां खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। एग्रीमेंट बनेगा, 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं आपको। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तो आपको उससे क्या बनाने का है? बिल्डिंग। उस बिल्डिंग का क्या होगा वो भी आगे बात कर लेंगे, इधर बिल्डिंग बना के क्या करना है। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो एनपीओ को जो पैसा मिला फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, एनपीओ इसकी क्या एंट्री डालेगा बच्चे? जर्नल एंट्री क्या डालेगा? एक चीज तो आपको एकदम क्लियर लग रही होगी सर, देखो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया ना सर, और क्रेडिट कर देता है बच्चे बिल्डिंग फंड, दैट इज 1 करोड़। बिल्डिंग फंड होता है, मेरी लायबिलिटी होती है। तो आप ये कह सकते हो, बैंक जब आपका बढ़ गया तो आपका एसेट साइड बढ़ गई, और बिल्डिंग फंड क्या होता है बच्चे? मेरी लायबिलिटी। क्योंकि आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, आपको इस पैसे का क्या बनाना है बच्चे? बिल्डिंग। क्या ये पैसा आते ही बिल्डिंग बन गई? नहीं। अब मैं फोन करूंगा कॉन्ट्रैक्टर्स को, बोलूंगा भाई यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, इतने कमरे होने चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, बिल्डिंग की सारी बात होगी। एंड दिस एनपीओ हैज कंस्ट्रक्टेड, नाउ आई एम सेइंग एनपीओ ने बिल्डिंग बना दी, बिल्डर को पैसे दिए, उसने बिल्डिंग बना दी, सामने बिल्डिंग दिख रही है। अब क्या एंट्री डाल? जब जब मैं उसे बिल्डिंग, मान लो एक ही बार में अगर मैंने 1 करोड़ दिया और बिल्डिंग बन गई, तो मैं क्या एंट्री डालू? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग अगर है तो। हाँ जी, क्या डेबिट होगा बच्चे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि बिल्डिंग बनेगी तो बिल्डिंग तो डेबिट ही होगी। आगे। एग्जैक्टली, गुड। टू बैंक, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिल्डिंग फंड का नाम यूज करने की कोशिश करते हैं, पर बिल्डिंग फंड से कोई लेना देना नहीं। बात ऐसी है, बिल्डिंग बन गई और पैसा चला गया। अगर आप इसको आराम से सोचेंगे, फर्स्ट एंट्री के बेसिस पे अगर मैं आपसे बैलेंस शीट की बात करूं ना बच्चे, तो आप मुझे बताइए बैंक में कितना आ गया था? 1 करोड़। और बिल्डिंग फंड कितने का आ गया? 1। ये फर्स्ट एंट्री का इम्पैक्ट। सेकेंड एंट्री का इम्पैक्ट क्या होगा बच्चे? सेकेंड एंट्री से पता है क्या हुआ सर? क्या मैं कह सकता हूँ बिल्डिंग फंड तो वहीं का वहीं है, लेकिन आपका बैंक क्या हो गया? खत्म हो गया। उसकी जगह क्या आ गई? बिल्डिंग है, और बैंक आया होगा। क्या आपको समझ आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अब सपोज करो, ड्यू टू एनी रीजन, इसकी एंट्री नहीं डालेंगे, बट अगर मैं आपको बोलूं ड्यू टू एनी रीजन, कुछ जिस बंदे ने डोनेट करा था पैसा, वो कह रहा मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए क्योंकि कुछ कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, आपको इन लोगों से बिल्डिंग बनानी थी, या ये पर्पस था, जो भी कहानी, मैं इस एनपीओ को मैंने 1 करोड़ दिए थे, मैंने पूरा एग्रीमेंट साइन कराया था, मेरे पास पावर है वापस लेने की, अगर आपने कोई भी कंडीशन में डिफॉल्ट करा, और भाई इसने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या मैं 1 करोड़ रुपए वापस ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। कैसे ले सकते हो सर जी? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ। तो आप मुझे बताइए, ये एनपीओ अब जब मुझे पैसे वापस कर देगा तो क्या एंट्री डालेगा? वेरी गुड। इसकी एंट्री आप डालिएगा मत,
ठीक है, नहीं तो आप ऐसे ही कंफ्यूज होंगे अभी, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि बिल्डिंग फंड खत्म हो जाएगा टू बैंक। ठीक है ना, ये वाली एंट्री मत डालिए, पर आपको समझ आ गया ऑब्वियसली सर, पैसे चले जाएंगे तो टू बैंक हो जाएगा, और मैं डेबिट कर दूं, मेरी लाइबिलिटी खत्म होगी भाई। एक बंदे के नाम की लाइबिलिटी बना रखी थी मैंने 1 करोड़ की, अब जब उसको पैसे ही वापस कर दूंगा तो उसके नाम की लाइबिलिटी थोड़ा ना चलेगी। मुझे बताइए, ये एंट्री वैसे समझ आ गई बच्चे आपको? अब आप सुनिए, इस एनपीओ ने इस बिल्डिंग को बना लिया, उससे बोला सर इसका करना क्या है वो भी बता दो आप। मान लो आपने 1 करोड़ दिए, आपके कहने से मैंने बिल्डिंग बना ली, तो मैं क्या करूं उस बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग में दुकानों को किराए पे दूं, उस बिल्डिंग में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी फर्दर रूम एलोकेशन हो जाए, तो वो भी आप बता दीजिए। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने बताया कि आप ना इस बिल्डिंग को किराए पे दे दो शॉप्स को, सीनियर सिटीजन के लिए यूज मत करो। मैंने कहा ये कैसा आपका फिर सीनियर सिटीजन के, वो कह रहे हैं, ये जो किराया आएगा ना, इससे आप उनका मेडिसिन और सारा का सारा सोर्सिंग कर सकते हो। वो कह रहा है यहाँ पे और सीनियर सिटीजन मत लाइए, वो कह रहे हैं कि आप क्या करिए, इसको किराए पे दे दो, शॉप्स, एटीएम्स, वॉट एवर, यू विल गेट दी रेंटल्स, उस रेंटल से दवाइयाँ, उनका मेडिकल खर्चा, बिजली का बिल, आपके एनजीओ का सारा निकल जाए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है भाई, मुझे रेंट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो मान लीजिए कि मुझे रेंट कितने का आ रहा है बच्चे, 10 लाख का आया पर एनम, 10 लाख रुपए रेंट आया बच्चे। क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं? एनजीओ को ही मिलेगा ना रेंट? हाँ जी बिल्कुल। क्या एंट्री बच्चे? वेरी गुड, बैंक डेबिट टू रेंट की जगह ना, देखो अब तुम रेंट दिखाते, फिर तुम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओगे, इनकम दिखाओगे, फिर वो इनकम तुम्हारा सरप्लस बनेगा, फिर वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ सीधा सीधा बिल्डिंग फंड का बैलेंस बढ़ा दो ना भाई साहब। पहले बिल्डिंग फंड कितने रुपए से चल रहा था? 1 करोड़। अब आप क्या करो बच्चे, ये जो आपको 10 लाख आया ना, तो आप सोच के देखिए, आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा 10 लाख, और बच्चे आपका क्या हो जाएगा, बिल्डिंग फंड में आपको जो भी इनकम हो जाती है वो बिल्डिंग फंड में ही ऐड हो जाती है। यही तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का लॉजिक, वॉट एवर इनकम आई वुड अर्न विल बी एडेड इन द बैलेंस ऑफ द फंड। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, ये बिल्डिंग से मुझे किराया आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मेरा खर्चा भी होता होगा बिल्डिंग पे, वाइट वॉश, कोई रिपेयर मेंटेनेंस, कई खर्चे होते हों। तो सर जी मेरा ना एक्सपेंस हुआ 8 लाख का ऑन दिस बिल्डिंग। तो आप समझदार बच्चों, आपको एक बात तो क्लियर है, 8 लाख का हुआ तो बेटे बैंक से तो 8 लाख चला जाएगा, डेबिट क्या था? एग्जैक्टली, बिल्डिंग फंड। ले दे के बात इतनी है, इनकम होएगी तो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगी, खर्चा होगा तो बिल्डिंग फंड से माइनस हो जाएगा, बाकी तो बैंक की ओनर डेबिट क्रेडिट तो, विच मीन्स अब आपका क्या हो जाएगा बच्चे, जो इनकम हुई थी ऐड हुई थी, और अब मैं क्या कर दूंगा बच्चे, एक्सपेंस माइनस। कैन यू टेल मी द बैलेंस ऑफ द बिल्डिंग फंड? 1 करोड़ 2 lakhs। ठीक है, बैंक तो अपडेट हो जाएगा, वो 8 लाख यहाँ से कम हो जाए, 8 लाख कम। ऑल क्लियर? अगर ये क्लियर है तो 2 लाइनें लिख लेना बेटे, ये जो मैंने सारा समझाया जर्नल एंट्री से समझाया, क्वेश्चन भी आने वाले हैं, बस 2 लाइन्स लिख लीजिएगा। एनी इनकम, एनी इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड, मतलब मैं एग्जाम, फंड और भी हो सकते थे, मैच फंड ऐसे करके और भी होते हैं, इससे रिलेटेड लिखवा रहा हूं। एनी इनकम फ्रॉम द बिल्डिंग फंड will be added in building fund balance, will be added in building fund balance. Next line. Any expense on such building, any expense on such building will be reduced, will be reduced from, कहां से होगा बच्चे माइनस? फ्रॉम बिल्डिंग फंड। ठीक है, विल बी रिड्यूस फ्रॉम बिल्डिंग।
तो रिपेयर्स होंगे बिल्डिंग। एग्जैक्टली, रिपेयर्स वॉट एवर काइंड ऑफ एक्सपेंस। लास्ट लाइन, द बैलेंस ऑफ, नहीं ऐसे में लिखना, ठीक है, अब जो बोला वो लिखना, बिल्डिंग फंड कैन नॉट हैव, building fund cannot have a debit balance, a debit balance। मतलब सर, मतलब बहुत आसान है जी। एक छोटा सा एग्जांपल ये तीसरे नोट पे आप ध्यान से सुनिएगा, उसके नीचे आप ये बना सकते हैं। देखो बेटे, सपोज करो साल है 1/4/23, 31 मार्च 24, ठीक है बच्चे। तो सपोज करो बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का है, 100 रुपए का। कैन यू टेल मी दिस इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? भाई साहब फंड का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरे को 100 रुपए किसी ने दिए हों, ठीक है जी। अब मैं आपको कह रहा हूं 23-24 में आपको डोनेशन और रिसीव हुई, इसी से रिलेटेड, डोनेशन रिसीव्ड 60। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं बिल्डिंग फंड का बैलेंस क्या हो जाएगा? मेरा बिल्डिंग फंड का बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है बच्चे 100 रुपए, मुझे और मिल गया 60 रुपए, 160 हो जाए। मेक सेंस, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड पे 100 था, 60 और बढ़ गया 160। 23-24 में मुझे इस बिल्डिंग से इनकम हुई 30 रुपीज की। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माय बिल्डिंग फंड बैलेंस? 190 हो जाए। एंड आई एम सेइंग 23-24 में मेरा खर्चा हो गया जी 200 का। ओ माय गॉड, 200 रुपए का खर्चा हो गया। तो मैं 200 रुपये पूरा माइनस कर दूं क्या? अगर मैंने 200 पूरा कर दिया ना, तो -10 आ जाएगा, -10 मतलब डेबिट बैलेंस। तो आप समझिए मैं सिर्फ कितना कर सकता हूँ, वरना नहीं, 0 कर सकता हूँ सर। मैं बना के दे देता हूँ आपको। बिल्डिंग फंड का जो बैलेंस है 1/4/23, 100 रुपए का, फिर ये मुझे डोनेशन मिली, फिर ये मेरी इनकम हुई। अरे सर 200 माइनस मत करना, हाँ बेटे हाँ, 190 ही करूंगा। और इससे आपका बिल्डिंग फंड का बैलेंस क्या आ जाएगा 31 मार्च 24 को, मिल। अब आप मुझे बताइए कितने का खर्चा अभी तक नहीं लगा, तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर भेज दो ना, ठीक है। जो एक्सपेंस ऑफ ₹10 will be debited to income and expenditure account। क्लियर है बच्चे? ऑल क्लियर? ठीक है ना, सेट है ना दोस्त? एक एग्जांपल इस पे छोटा सा है, थोड़ा डेटा और सुन लो, अभी तो स्टार्ट हो, ठीक है। एकदम सेम इसी पर है, मैच फंड पे। अभी हम जब बुक कभी खोलेंगे तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा, है दोस्त, लिख लिया? ठीक है, अगला लिखिएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन and creditors of medicines। Oh my God, it's not specifically medicines, ये स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। पर मुद्दे की बात ये हो, क्या आप सभी बच्चों के घर में मेडिसिन हैं? होती, कहाँ रखते हो मेडिसिन को? बॉक्स में होती है ना, एक बॉक्स होता है ना? तो आप मुझे बताइए कौन कौन सी मेडिसिन होती है बच्चे घर में? पैरासीटामोल तो होती है सर जब भी फीवर होता है। और कौन सी? कौन सी? डाइजीन एंड डोलो। और पैरासीटामोल एक ही होता है ना, है ना? हाँ, और मतलब वो भी तो होता है, सिरप होंगे कुछ डिकोल्ड या, ठीक है। और बैंडेज, बैंडेड, और क्या होता है थोड़ा, मतलब चलो वो ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके घर पे जो बॉक्स है
उसमें बच्चे पैरासिटामोल रखी हुई है। तो देखो ना बेटे कितनी सारी रखी हुई। सिरदर्द की कौन सी गोली होती है? सैरिडोन होती है ना। तो आप बच्चे जो घर पे होते होगे तो घर वाले यूज करते हैं उसको फिर, है। जब तुम जैसे कभी इधर छुट्टी होती है तो घर में बोलते हैं कि आज गया नहीं, ऐसा होता है किसी घर में? होता है। पेरेंट्स को लगता है बच्चा बाहर ही जाएगा, सभी है शांति रहती। ऐसा होता है नहीं होता? मेरे घर में ऐसे होते हैं बेटे, मतलब अपने लिए नहीं कह रहा। मेरी डॉटर की छुट्टी होती है ना, तो हमें लगता है भाई आज स्कूल बंद क्यों है भाई, शांति रहती है वैसे। छोटे बच्चे बहुत हल्ला करते हैं। तो आप देखिएगा, ये इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी टैबलेट्स है बच्ची। अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए ये आपके घर में रखा हुआ है, और कितनी टैबलेट होंगी इसमें? बहुत सारी हैं जी। मैं बल्कि ऐसे दिखा देता हूँ, आज के दिन ऑलरेडी इतनी पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपके घर में जो बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें इतनी नंबर ऑफ टैबलेट्स है। और मैं इसकी कॉस्ट बता देता हूँ कि भाई इतने रुपए की तो पड़ी हुई है, मान लो 5,000 रुपए की दवाइयां आपके उस बॉक्स में पड़ी हुई। ठीक है बच्चे। अब आपकी मम्मी ने बोला कि एक काम कर, थोड़ी सी दवाइयां बाहर से ले आ। क्या मैं कह सकता हूँ आपके पास ऑलरेडी कितने रुपए की दवाइयां पड़ी हुई हैं? 5,000। और आपकी मम्मी ने आपको 2,000 रुपए दिए और बोला जा दवाई लेकर आ जा। और आप बेटे 2,000 की दवाई लाए, और ये और टैबलेट्स आ गई मुझसे। और सच्ची बात ये है कि टैबलेट्स 1,800 की आई हैं, और 200 रुपये बच गए हैं। क्या आप 200 रुपये वापस करेंगे? हाँ, नवीन जी तो नहीं करेंगे, इसलिए बेटे तेरे को भेजते भी नहीं होंगे ना दवाई लेने। हाँ, क्या करते हो अगर कुछ बच जाते घर में, देते ईमानदारी से बच्चे? हाँ, देते हैं ना। रास्ते में गिर जाते हैं, खुद ही गिर के खुद ही गिराते, खुद ही उठा लेते हो फिर। चाट वाले के पास चले जाते हैं, गुड। बस ध्यान रखना कि दवाइयां भी ले लेना, ऐसा ना करना कि सारा ही चाट पे आपने खा लिया। मुद्दे की बात ये है, आपने 2,000 की अभी शॉप से मेडिसिन खरीदी है। ओके, तो मुझे बताओ बॉक्स के अंदर कितने रुपए की दवाइयां होगी? 7,000, 5,000 ऑलरेडी थी, 2,000 की और है। आगे सुनिएगा बात। मैं डेट के साथ बोलना चाह रहा हूँ, आज की तारीख की बात ही कर रहा हूँ। आज क्या डेट थी? आज क्या है? 18 फेब 26 को सुबह सुबह बॉक्स में कितने रुपए का सामान था? ओके। और आपने आज ही के दिन कितने की परचेज कर ली? तो बॉक्स तो भर गया है। लेकिन बेटे जब दिन खत्म हुआ ना, तो आपको मालूम है उस बॉक्स में कितने रुपए की दवाई रह गई थी? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए की। ओ माय गॉड। 18 मार्च 26 को जब आपने ये बॉक्स देखा, तो यहाँ पे जब थी तो 5,000 की थी, फिर तुमने परचेज करी, पर जब दिन खत्म हुआ कितने की दवाइयां पड़ी थी? 3,000। मेरा आपसे सवाल है, कितने रुपए की दवाई खा लिया? एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड कंज्यूम 4,000। आप दवाइयां खरीदते हो, ये खर्चा नहीं होता है। आप दवाई को कंज्यूम कर लेते हो, दैट इज एन एक्सपेंस। आपकी मम्मी ने आपको भेजा था 2,000 की दवाई ले, क्या खर्चा 2,000 है? नहीं भाई, खर्चा 2,000 नहीं। आपका आज के दिन का खर्चा कितना है, अगर मैं आपको बोलूं? 4,000। वट एवर यूर, इफ यू वुड हैव कंज्यूम कुछ भी नहीं, मान लो अगर मैं आपको बोलता, अच्छा तो मैं इसके नीचे अच्छा एग्जांपल बन गया तो आप एक बार समझिएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहले केस के हिसाब से मैं कितना दिखाऊंगा? 4,000 बस। एंड इफ आई से कि ओपनिंग में 5,000, आपकी मम्मी ने 2,000 दिए, आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं करा, तो बॉक्स में कितने रुपए की दवाई? 7,000। हाउ मच इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर? nil। Although you have paid 2,000 to chemist, that's not an expense.
5,000, 2,000, 7,000, बेटा डिब्बा ही खाली कर दिया बेटा। व्हाट इज द एक्सपेंस? तो पहले अपने दिमाग में लगा जो आपने कंज्यूम करा वो खर्चा होता है। दूसरी बात ये कुछ नहीं है, ये फिक्स्ड एसेट की बात ही तो कर रहा हूं मैं। अगर मैं कंज्यूम वाले को खर्चा बोल रहा हूं तो बेटे ये क्या हो गया, ये मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दूंगा। पहले दिन कितनी दवाई है वो मेरा एसेट है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो परचेज करा, सुनिएगा, अगर ये मैंने कैश पे परचेज करा तो कहां चला जाएगा? रिसीट से। मैं पूरा लिख देता हूं, इफ पेड इन, इफ परचेज इन कैश या पेड इन कैश, ये जो 7,000 है ये कहां चला जाता है, और जो बच जाएगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट चला जाएगा। नहीं, कहने का मतलब ये है कुछ नहीं है। आप इसको स्टॉक ऑफ मेडिसिन बोल लो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल लो। जो पहले दिन है वो एसेट है, जो आखिरी दिन है वो एसेट है, जो बीच में कंज्यूम हो गया वो खर्चा है। जो परचेज कर लोगे तो वो कोई खर्चा थोड़ा ना बोल दूंगा, रिसीट से मैं दिखाऊंगा कि बिकॉज व्हाट यू परचेज, फिक्स्ड एसेट जब आप परचेज करते हो तो खर्चा थोड़ा ना दिखाते हो आप। बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूँ, फॉर्मेट इन द सेंस लेजर। तो एक तो बच्चे हमारा लेजर बनेगा मेडिसिन का, और दूसरा बनेगा क्रेडिटर्स का। हालांकि मैं आपको एक बार बता दूं, क्रेडिटर्स वर्ड हम यूज करते हैं बच्चे गुड्स के लिए, है ना, पर आर वी ट्रेडर इन मेडिसिन? नो। पर ये हर कोई ऐसे वर्ड यूज कर रहा है तो मैं कर, बट करेक्ट वर्ड क्रेडिटर नहीं होना चाहिए, वेंडर होना चाहिए। आपने बचपन आप पढ़े हो, आप अभी, आप मुझे बता दो, अगर आप गुड्स जिसमें आप डील करते हो वो परचेज करते हो उसकी उधारी होती है क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट की उधारी क्या होती है? वेंडर। तो सर आप ही तो तब से बोल रहे हो ये फिक्स्ड एसेट है, तो वेंडर होना चाहिए, बस वो जनरली लिखा जाता है बस। दिस इज नॉट इन रियल सेंस क्रेडिटर्स। मुद्दे की बात ये है, सर हम कौन से साल का बना रहे हैं, मान लो 24-25, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और साल के एंड का बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब जब आप परचेज करते हो, मेडिसिन परचेज करते हो, व्हाट एंट्री यू विल पास? परचेज वर्ड मत बोलो, मेडिसिन को फिक्स एसेट ही मान लो, तो मेडिसिन डेबिट टू टू बैंक, और अगर उधारी है तो टू क्रेडिट। तो आप समझिए, अगर मैंने कैश में परचेज करा तो आई मीन टू बैंक हो जाएगा, और अगर उधारी पे करा तो भाई जैसे मर्जी खरीद ले, बॉक्स तो बढ़ेगा ही ना, ये थोड़ा ना कैश में ही बढ़ेगा सिर्फ। यानी कि ये आपकी दोनों की दोनों क्या हो गई, परचेज हो गई। क्लियर है जी? और आप मुझे बता दीजिए, जो बच जाएगा इसमें, क्या मैं उसे कह सकता हूँ दैट्स कंज्यूम्ड? 100 रुपए की मेडिसिन दी, 100 रुपए की कैश में ली, 100 रुपए की उधारी में ली, टोटल मेडिसिन कितनी होगी? 300। एंड एट द एंड ऑफ द डे, आखिरी दिन 150 है, हाउ मच इज कंज्यूम्ड? तो बेटे यहाँ पे लिख दूंगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिस इज योर कंज्यूम्ड मेडिसिन, दैट इज 150। आप इसको बैलेंसिंग फिगर कह सकते हैं। एंड क्वेश्चन के अंदर अब ये 5 चीजें हैं, कोई भी एक चीज मिस करके बैलेंसिंग निकल जाएगा, उसमें क्या रहता है? लेजर क्लियर है? अगर आपको लेजर क्लियर है तो क्रेडिटर का भी होना चाहिए। हाँ दोस्त बना लेंगे, हाँ? तो चलो एक बार बना लो इसको, फिर मेडिसिन वाला बना लीजिए। ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? ओके। क्रेडिटर्स क्या दिखते हैं बच्चे? ओपनिंग बैलेंस आ गया एंड क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बहुत अच्छी बात है सर। नाउ व्हेन यू परचेज ऑन क्रेडिट, अच्छा कैश परचेज आएगा क्रेडिटर्स में? नहीं, क्रेडिट परचेज तो आएगा ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, बाय मेडिसिन। जैसे आपने यहाँ पे मेडिसिन टू क्रेडिटर करा, तो क्रेडिटर में तो बाय मेडिसिन करोगे ही ना।
और अब आपका क्या हो जाएगा बच्चे, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, क्रेडिटर्स टू बैंक। अगर आपने कुछ पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स को तो ये आपकी पेमेंट आ गई। कैन से दिस एज बैलेंसिंग फिगर। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपए की मेडिसिन की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितने की चल रही थी साल के बिगिनिंग में, 1,000। मैंने 10,000 की और परचेज करी उधारी, व्हाट इज द टोटल लाइबिलिटी। पर साल के एंड में तो 3,000 ही रहेगी थी लाइबिलिटी, तो 8,000 की पेमेंट करी होगी ना। या अगर क्वेश्चन बोल देगा 8,000 की पेमेंट करी तो क्लोजिंग निकाल दूंगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना बच्चे उससे। कहीं क्या क्लियर है। ठीक है, तो ये आपके दोनों लेजर हो गए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बच्चे, पहले नोट कर लिया बच्चों ने, हो गया। क्लियर है कृष्णा जी, क्लियर है, पीछे तरुण को क्लियर है, ओके। अब एक क्वेश्चन देता हूं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मैंने आपको मेडिसिन का नहीं दे रहा, सेम ट्रीटमेंट है, मेडिसिन बोल लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोल लो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का दे रहा हूं बच्चे बैलेंस, 1,424, 1,00,000। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 31 मार्च 25, 80,000। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कैश में 1,000, क्रेडिट में दो महीने। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 20,000। ओह, ठीक है, तो ले दे के आपको दो चीजें निकालनी है। अभी निकालेंगे, ये एक तो भाई क्रेडिट परचेज कितने की है, एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम। ओके, और आप क्या कर दो बच्चे, लेजर बना दो, बस हो जाएगा आराम से। जो जो डेटा दिया हुआ है एक बार डाल दो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का और क्रेडिटर में, फिर बैलेंसिंग वगैरह कुछ निकलेगी, आप समझ आएगा। क्या निकले, क्रेडिट परचेज 5 लाख नहीं बच्चे, तो बहुत ज्यादा। 70,000 सब एक बार चेक कर, 70,000 और 140 कंज्यूम कंज्यूम कितना, 1,40,000। देखते हैं एक बार, बाकी बच्चे नहीं बार बताएंगे तो।
यही है 70 और 41। बना देता हूँ एक बार मैं ना, ये सब बच्चों का जगह मैं डेटा डाला हूँ। फूड शिपमेंट टू बैंक होगा 50,000। उधारी पे मुझे पता नहीं है, तो अभी मुझे नहीं पता। देन पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स पता है, तो इसका मतलब क्रेडिटर्स टू बैंक 20,000। तो जो डेटा मुझे दिया था मैंने पहले वो डाल दिया बच्चे, है ना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग दिया था, ओपनिंग क्लोजिंग इसका भी दिया था। क्रेडिटर्स की पेमेंट दे रखी थी 20,000 की, और मेरी कैश की परचेज भी दे रही थी। ठीक है, अब कौन सा लेजर बंद होगा पहले? क्रेडिटर्स वाला बंद हो जाएगा। कैसे? परचेजेस आ जाएंगे यहाँ से, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना आ रहे बच्चे? 70,000। और भाई यही 70,000 तो यहाँ आ जाएगा, तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कंज्यूम्ड आ जाएगा। सेट है कहानी? वेरी 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 गुड। तो ठीक है जी, अगर ये बात सेट है तो आइए फिर दोबारा चलते हैं बच्चों फाइल में। हो गया ये सब बच्चों का ना? अब आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए, मतलब हमें प्रैक्टिस का ही देखना है कि मतलब क्या चल रहा है। एक ये वाला कर लो, एक मैच फंड वाला ना, इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्टार्ट कर दो बच्चे। सिंपल है, जैसे ओपनिंग बैलेंस कितना है मैच फंड का? सब बच्चों को दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस? मैच फंड एज ऑन 1/4, सेकंड वाली जो लाइन लिखी है, एज ऑन 1/4/21 कितना है बच्चे? 30,000। ठीक है, फिर अगला देखोगे आप, हाउ मच डोनेशन इज रिसीव फॉर मैच फंड, तो ऐड कर दूंगा ना, 30 में 55,000 ऐड कर दूंगा, दैट्स 85,000। देन प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट, वो भी ऐड हो जाएगा, दैट्स इनकम। तो 85 में 20 और ऐड हो जाएगा, 1,05,000। और सबसे पहला पॉइंट, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं? 1,10,000। पर क्या 1,10 माइनस कर पाओगे? 1,05,000 का बैलेंस था तो 1,05,000 ही कर पाओगे। तो आपका मैच फंड का बैलेंस क्या हो जाएगा? नील। और जो 5,000 बच गया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आप अगर एक्सट्रैक्ट देखेंगे तो। क्या ये क्लियर है? बन गया ना, सॉर्टेड है ना? छोटा सा क्वेश्चन था। ओके, अब वैसे मुझे एक हेवी क्वेश्चन कराना है। क्या हुआ, देख रहा था? ये लो एक बार देखो। ठीक है, हो गया ना बच्चों का? ये वाला डन है ना? चलिए गुड। मैंने एक हेवी क्वेश्चन कराना है, पर तुम
हंस तो नहीं जाओगे? ये वाला हो गया था ना मेरा, 9th वाला। आह, ऐसा लग रहा है मुझे एक क्लास और, मतलब एक क्वेश्चन ये वाला इजी वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अगली क्लास एक और लगाऊंगा और, ठीक है? नहीं तो थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। हाँ, खत्म होने के बाद हो सकता है एनपीओ, बट एक आध क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं प्रैक्टिस के, ठीक है? इस एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन कराने को जो नेक्स्ट क्लास में होंगे, ठीक है? चलिए इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं, और ये आप ही करने वाले हो सॉल्व, ठीक है? मैं रीड कराऊंगा पूरा प्रोसेस, एंड प्लीज आप कुछ सोच से समझना बच्चे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते तो कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है? Smith Library Society showed the following position on 31st March 21। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2021, 2020, ठीक है? और आपको बैलेंस शीट दी हुई है कौन से दिन की बच्चे? 31st March 2021 कहने से, ठीक है? तो मैं कोई बैलेंस शीट दी हुई है। अच्छा, मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में वो गलत बोल दिया, 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट दी है, बस सिर्फ इतना कंक्लूडिंग पॉइंट है, ठीक है? उससे आगे क्या दिया हुआ है? द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 21-22। 21-22 का सारा इनफ्लो दे रखा है कि ये मेरे ओपनिंग बैलेंसेस थे, ये मेरे को जो जो पैसा आया रिसीट्स हो गई, वो सारी की सारी पेमेंट हो गई। क्या करना है पता नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन से साल का बनेगा इनकम एक्सपेंडिचर? 21-22 का बनेगा। And balance sheet on 31st March 22 after making the following adjustment। यानी कि आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट है मेंबरशिप। अच्छा, ठीक है? और कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है मेरे को। कितनी एडजस्टमेंट दी हुई है ये देखिए, ये 3-4 पॉइंट दिए, रीड करते हैं एक बार, ठीक है? मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, अरे सब्सक्रिप्शन ही है, इंक्लूडेड 10,000 रिसीव्ड इन। अच्छा जी, वैसे मिली कितनी थी? 2 लाख। जिसमें से कितनी अगले साल की है? तो इस साल की कितनी हुई? 1,90 हुई। ठीक है, इतना ही पॉइंट है सब्सक्रिप्शन पे, कोई ऐसा तो नहीं। और इतना तो आपको समझ आ रही है ना, अगर एडवांस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, ठीक है? तो मैं उस लेवल तक अभी आपको ऐसे नहीं बता रहा, क्योंकि वो पता है तुम्हें। आगे वो क्या बोल रहे? 75% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। कैन यू टेल मी हाउ मच इज द एंट्रेंस फीस? हाउ मच यू हैव रिसीव्ड? 30,000। इसमें से 75% होता है 22,500। वो किधर दिखाओगे? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। बचा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि 7,500 तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो इनकम साइड पे आ जाएगा, और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वो 22,500 किधर चला जाएगा? लायबिलिटी साइड। कोई दिक्कत? रेंट फॉर 4,000, सैलरी फॉर 3,000 आउटस्टैंडिंग। छोड़िए ना, रेंट को पकड़ते हैं। रेंट कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है? तो पहली बात तो भाई, अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो लायबिलिटी पे दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ये तो सॉर्टेड ही था। बट व्हाट इज द एक्सपेंस? हाउ मच रेंट यू हैव पेड? 88,000। हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग? 4,000। सो व्हाट इज द एक्सपेंस? 92 जी। पेमेंट करिए 88 की, 4 अभी भी बच रहा है, तो 92 का खर्चा हुआ ना। एग्जैक्टली exactly। और ऐसे कोई याद नहीं करा रहा, एंड है क्या है? कहानी समझ आनी चाहिए। वो पेमेंट दी है, नीचे आउटस्टैंडिंग है, तो 92 ही तो होगा खर्चा। सैलरी का देखते हैं कितना आउटस्टैंडिंग, तो 3,000 लाइबिलिटी साइड पे तो जाने ही जाने। भाई सैलरी की पेमेंट कितनी करी है? नाउ मच स्टिल आउटस्टैंडिंग, सो इट इज 69,000, जो आपका क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चे? आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% इंक्लूडिंग एडिशन। भाई वैसे ऑलरेडी बुक्स है क्या? 4 लाख।
तो उस पे भी लगना तो बनता है। लेकिन हैव आई परचेज बुक्स ड्यूरिंग द ईयर, ये कहाँ से पता लगेगा? रिसीट्स एंड कौन सी साइड, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? पेमेंट साइड। तो इतना आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन और ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, सेल ऑफ बुक भी कर सकता है। अब क्या लग रहा है, जरा परचेज होगी, हो सकता है सेल भी हो जाए, मुझे नहीं पता अभी क्या है उसमें। पर पेमेंट दिख रही होगी आपको कितने की, 60,000। सो इज देयर एनी सेल ऑफ बुक्स? नो। तो 4,60,000 पे व्हाट इज द रेट? 46,000 को भी डिप्रिशिएट। क्लियर है? पेपर में क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो परचेज दिया होगा, अगर मैं इसके ब्रैकेट में डेट लिख दूं 1 अक्टूबर, सो ऑन दिस 60,000 यू विल पुट डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, और उसे पूरा 12 महीने का डाल दो। अगर यहाँ पे भी डेट नहीं दी हुई थी आपको, आपने कैसे मान लिया फर्स्ट डे परचेज करा? समझ रहे? समझ आनी चाहिए आपको ये बात, इतना तो मॉड्यूलेट होगा पेपर में। आपने 60,000 पे पूरा पूरा लगाया डिप्रिसिएशन। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं ये मान लूं कि मैंने मिडल ऑफ द ईयर परचेज करा, तो इस पे 6 मंथ लगना चाहिए था। कोई बच्चा बोले सर मैंने तो लास्ट डे मान लूंगा, कोई बच्चा बोले मैं तो फर्स्ट डे। ठीक है, तो अब इस लैंग्वेज को आराम से पढ़िए। 10% लगाना है इंक्लूडिंग, और आगे सोच लो इंस्टीट्यूट किस लेवल पे सोच, वो कह रहा है मैं तो पर एनम लिखा ही नहीं। ये भी तो होता था 12वीं क्लास में। सोचो किस, इसका मतलब आपकी बाकी सारी एजम्पशन खराब हो जाएंगी सर। समझ रहे हो? इट्स नॉट 10% पर आनी, इट्स 10%। आपकी सारी एजम्पशन खराब हो जाएंगी। मिड में करा है, लास्ट में, जब मर्जी करा, मैं कह रहा हूँ। जब 10% बोल दिया पर एनम एनी टाइम का क्यों लगा रहे हो? और समझ रहे हो? एंड वी आर एज्यूमिंग कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ही मान रहा है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आर टू बी डिप्रिशिएटेड बाई एजम्पशन बेस्ड। फिर इंस्टीट्यूट जो सजेस्टेड देगा उसी पे, कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है उसमें। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पर क्या रेट है बच्चे? सेम रेट, दैट इज 10%। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं फिटिंग्स है कितने की? 1.5 लाख की? कुछ परचेज करिए आपने? और यार ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, फिटिंग्स नहीं। समझ रहे? वो तो खर्चा ही लग रहा है। तो आपका भैया 1.5 लाख का सीधा सीधा क्या कर दोगे आप? 10%। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू बी कैलकुलेटेड एट 5%, इंक्लूडिंग परचेज मेड ऑन 110 फॉर 40,000। पहले तो आराम से देखते कि मेरी सिक्योरिटीज हैं कितने की। हाउ मच? 150। एंड हैव यू परचेज एनी? 40,000। तो 1.5 लाख पे तो पूरा का पूरा लगा दो 5%, और जो 40,000 है उस पे 6 महीना, 1 अक्टूबर। क्या क्वेश्चन बन सकता है? स्टार्ट कर दीजिए। पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन हैंडल करिएगा, सब जगह डालना है। उसके बाद एडजस्टमेंट, फिर दिमाग लगाएंगे आज कि क्या चीज। ठीक है बच्चे, स्टार्ट कर दीजिए। इसको कैसे दूं क्वेश्चन तुम्हें? ये वाली फाइल है? टेलीग्राम पे डाल दो सीधा। दो फोटो देंगे, देखिए उसमें ये होगा। एक सेकंड। आंसर भी भेज दूं क्या? आंसर नहीं भेजूं? ठीक है, बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस।
चल एक बार आगे होगा। आप बच्चे आपके पास नहीं होगा। आप एक काम करो ना बच्चे, मुझे फोटो खींच लो ना मुझसे। एक सेकंड। पहले आप एक क्वेश्चन चलिए, कहीं अटकोगे ना बच्चे मुझे बताना, ठीक है। कोई भी डाउट आए कोशिश करिए प्लीज खुद से सॉल्व करिएगा भाई, कितना निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
इसको बैलेंस है कि बैलेंस शीट में दिखा दिया 75% 22,500 हाँ लायबिलिटी से कैपिटलाइजेशन फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस बेसिस तो एसेट भी होता है कैपिटलाइजेशन होता है बैलेंस शीट में दिखता है तो वो आपको पता ही है कि एंट्रेंस फीस कैन नॉट बी एन एसेट तो वो लायबिलिटी है तेरी टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी थी 2 लाख जिस पे तो 10 एडवांस है नेक्स्ट तो इसका मतलब इस साल का सिर्फ 1 नब्बे है तो इनकमिंग एक्सपेंडिचर और जो एडवांस होना मेरी लायबिलिटी है तो मैं 10,000 को बैलेंस शीट में लायबिलिटी सेट करता हूँ तो क्या करेगा यहाँ पे दिखाने का वैसे 1 नब्बे टोटल माइनस और बैलेंस शीट में दिखाऊंगा 10 लगेगा अब ये क्या कह रहा था कि 75% ऑफ की एंट्रेंस फीस इस पूरी करता है एग्जैक्टली तो फाइनेंस की स्टोरी पूरी जितना मेरे को होना था कोई सिस्टम में हमारी 30,000 तो फिर जब तक वैसे होता 22,500 तो वो आप दिखाओगे कैपिटलाइज का तो बैलेंस शीट में दिखाएगा तो 22,500 लायबिलिटी साइड पे और जो बची है वो इनकम साइड पे 25% बैलेंस हो सकता है पेमेंट की 4,000 आउटस्टैंडिंग देखो इनकम दे रहे टोटल क्या है टोटल से तो रिसीव हुआ 30,000 इसमें से 22,500 की लायबिलिटी 70% एप्लीकेशन कहीं नहीं जाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ब्रो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो जाएगा रिसीव्स एंड रेवेन्यू में जाएगा क्योंकि वो मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो तू खर्चे दिखाता है
दमन दीप का हो रहा है तो हर्षद का भी हो रहा है। आपका हो रहा है इशिता का हो रहा है एसेट यूज जी हो रहा है ना। स्पीड भी मेंटेन करना है थोड़ा सा मतलब समझ समझ के करो ठीक है बट एकदम फोकस से करना सही तो है। समीर का नहीं हो रहा अभी क्लासेस पहले वाली ले ली थी। कहीं डाउट है तो पूछ लेना बेटा मेरे मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि परचेज भी रजिस्ट्रेशन पेमेंट में हो सकता है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट में पेमेंट साइड से स्टार्ट करें वो बहुत फ्री है तो 4 लाख 60,000 तो 4 लाख 60,000 10% प्रोसेस डेफिसिट आया 16,700 आ गया 16,700 वेरी गुड। और बैलेंस शीट 815 800 से मैच होगी। ये अरे क्या बात है 8,15,800 जिनका तो एंड तक ऐसे पहुंच रहा है उनका तो सही है मतलब बाकी बच्चों का भी थोड़ा सा बीच में ग्लिच चल रहा है।
हमेशा इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब रहेगी 40 की और करेगी। पर अब ये सब जो कि इसके बाद में 40 के में लिखा हुआ है कि 40 वाले अपने एक 10-21 को कर लो, तो ब्रैकेट में इसकी डेट भी लिख दो। ठीक है। अब रिपोर्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो इसको तो पूरे साल का हो जाएगा, इस पर 6 महीने। तो भाई उस पे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे लगे रहेगा, तो 1.5 लाख पे 5% और 40,000 पे 5 साल का 6, तो वो आपसे नहीं इंटरेस्ट सिक्योरिटीज हाँ जाएगा, क्योंकि तेरे को रिसीट्स एंड पेमेंट में रिसीविंग नहीं लेते, अच्छा तो टोटल इंटरेस्ट जो आया था जो मिल गया वो आउटस्टैंडिंग टोटल कितना बन रहा था? 8,000, जिसमें तेरे को 8,000 मिल गया, 500 8,000 मिल गया, रिसीट्स एंड पेमेंट में दिया हुआ बच्चे। आप रिसीट्स एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड पे देखेंगे, आपको 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली हुई, इसका मतलब 500 रुपए की नहीं मिली हुई, तो 500 रुपए का अक्रूड एसेट बन जाएगा बस आप, नहीं और कुछ नहीं। पूरा मैच हो गया आपका, देख लो एक बार बनेगा, साथ साथ ही बनानी हो, आपने भी सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया हमेशा, मतलब एट द सेम टाइम बनाना होता है, अभी तो तुम्हारा मिड में हो गया तो वो चीज है, बट वो है ना। बस मैं तुम्हें इससे आगे तो और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में ही खत्म होगा, करो बना लो बच्चे बैलेंस शीट। फ्राइडे एनपीओ का टेस्ट रख ले, फ्राइडे टेस्ट है ऑलरेडी कोई? हम्म ठीक है, एक बार देखता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ ऐसे ना क्लास में ही टेस्ट सामने सामने लूँ तो सही रहेगा। एनपीओ का ना पर रेडी करके ही लाना, फ्राइडे मेरे को मौका लगेगा, एक क्वेश्चन में दे दूंगा आपको, वेंसडे तो आज आज क्या है, आज वेंसडे ही है, नेक्स्ट वीक रखेंगे, फ्राइडे तो खत्म होगा, बट इसको कर लेना भाई प्रैक्टिस, समझ रहे हो, मतलब एनपीओ आता है, फाइनल अकाउंट्स तुम्हारा हो गया, मतलब अच्छा खासा वो हो गया है, क्योंकि फ्राइडे के बाद फिर शेयर कैपिटल पर जाएंगे हम लोग। किस पर जाएंगे? शेयर कैपिटल, कंपनी अकाउंट स्टार्ट करते हैं, कंपनी अकाउंट्स, और तेरा ये तो बच रहा है, पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है, इन्वेंट्री है, सिंगल एंट्री है, इन्वेंट्री पहले करा दो ना, छोटा है इन्वेंट्री, हैवी इन्वेंट्री में अभी थोड़ा बच्चे उतना डेवलप, इन्वेंट्री का ना स्टार्टिंग वाला इजी है, पर एक जो एंड में आता है ना वो टफ है, बहुत सबसे ज्यादा टफ है, स्टॉक टेकिंग वाला जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अलग है। तो पहले वही छोटे वाले शेयर कैपिटल की, तो मैं 12th वाला जो था ना उसका एक बार, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो सब होगा, और सीएमए के बच्चों का थोड़ा अलग क्लास चलेगी फिर, क्योंकि सीएमए के अंदर नहीं है, सीएमए फॉर्म
हाँ दोस्त, सीएससीएम में दोनों कर रहे थे। क्या कह रहे हैं? अरे वो सीएम भी कर रहे हैं ना, ये सीए वाले। हाँ, जो तो दोनों कर रहे हैं उनका तो हो जाएगा, बट एक्सक्लूसिवली सीएमए वाले बच्चों का अभी फिर ये वाला टाइम होना। अच्छा, ये हो जाएगा ना क्वेश्चन अब, है ना, पक्का से ना? चलो तो इतना रखते हैं बच्चे। लाइट चल रहा है अभी, बट बस बहुत ही जल्द ये चैप्टर खत्म होते ही आपकी 2 क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, मतलब इट्स लाइक बस एक फ्राइडे का दिन और है, नेक्स्ट वीक से अकाउंट्स की 2 क्लासेस होंगे, मतलब हफ्ते में 6 लेक्चर होंगे ही होंगे। ठीक है जी। चलिए तो इतना रखते हैं जी, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। ऑनलाइन में सबको क्लियर है? आर्सलन, माधवी, तन्वी क्लियर है बच्चे? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बहुत